और सबसे बड़ा हथियार का विक्रेता दुनिया में अमेरिका ही है। रूस जवाब देने वाला है। रूस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि परमाणु हथियार भी वो लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, अमेरिका बातें कुछ और करता है और उसका असली काम जो है कुछ और होता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे आज वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि देखिए, विश्व युद्ध कभी छिड़ सकता है या नहीं छिड़ सकता है, ये दोनों ही सवाल लोगों के मन में है। कई बार सवाल आते हैं कि क्या विश्व युद्ध होने वाला है या फिर विश्व युद्ध नहीं होगा। खास तौर से जब बात रूस यूक्रेन की आती है, जब बात अमेरिका की आती है, जब बात चीन की आती है, जब इन चार देशों का जिक्र होता है तो लोगों के जुबान पर एक ही शब्द आता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। क्योंकि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो संबंध इन दिनों चल रहे थे वो बेहद ठीक नहीं थे। हालांकि अभी भले ही स्थिति बहुत सामान्य हो गई है, बट फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि किसी भी वक्त स्थिति बदल सकती है। बात रूस यूक्रेन की कर लीजिए तो आप देखिए, हर दिन एक दूसरे के ऊपर अटैक होते हुए सामने आ रहे हैं। कभी रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है तो यूक्रेन रूस के ऊपर अटैक कर रहा है। और आज ही एक बड़े हमले की जानकारी भी निकलकर सामने आई। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन बात करते हैं कि हमें शांति चाहिए, हम विश्व में युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोग शांति बना कर रखें। लेकिन जिस तरीके से वो हर बार हर देश को धमकाते हुए नजर आते हैं, उसके बाद से और देशों की प्रतिक्रियाएं भी उनके लिए सामने आती हैं, जैसे कि चीन ने भी हाल ही में एक प्रतिक्रिया दी है ट्रंप को लेकर। और इसी को देखते हुए अब सवाल ये भी खड़े होने लग गए हैं कि क्या आने वाले वक्त में विश्व युद्ध छिड़ सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 क्या हो सकता है। और इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए अजीत जी मौजूद हैं। आज इनसे समझेंगे कि पहले इनकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो इसे समझ पा रहे हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कैंपेनिंग के दौरान कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं या वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं होता। दुनिया में कहीं भी इजराइल का गाज़ा में या हमास के खिलाफ, हूती विद्रोहियों के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ ये नहीं होता, संघर्ष नहीं होता। और अब चूँकि इजराइल का ईरान के साथ भी बड़ा तनातनी बनी हुई है और इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है ईरान पे। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान का आपने बात किया कि पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही मिलिट्री झड़प हुई जो कि काफ़ी बड़ी हो सकती थी, लेकिन चूँकि अमेरिका के हस्तक्षेप के चलते सीज़ फायर कायम किया गया। तो अब सवाल ये है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसकी स्थिति क्या है। देखिए, 2-2.5 साल का वक्त हो चुका है। इतने लंबे समय से लगातार युद्ध चलना और निश्चित तौर पर जो है दुनिया के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमने देखा कि दिन पर दिन ये युद्ध और बड़ा होता चला जा रहा है। कल यूक्रेन ने 40 से ज़्यादा ड्रोन्स उसने हमला किया मिलिट्री बेस पे रसिया के, और उनके 40 फाइटर जेट्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर डाले। बहुत बड़ा हमला बताया जाता है। और अब रूस जवाब देने वाला है। रूस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि परमाणु हथियार भी वो लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। बड़े बड़े मिसाइल जो उसके अभी इस्तेमाल नहीं किए हैं वो भी कर सकता है। आप यूरोप की स्थिति देखिए, जर्मनी युद्ध की तैयारी कर रहा है, ब्रिटेन युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि रूस न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे यूरोप को निशाना बना सकता है। तो ये स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेनिंग उसके मुताबिक नहीं है। डोनाल्ड, उनका दावा था कि हम राष्ट्रपति बनेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसीलिए देखिए, अब गुस्से में उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन बात नहीं मान रहे हैं, पुतिन आग से खेल रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और रसिया की तरफ से उसका जवाब दिया गया कि अगर ये बातें वो कह रहे हैं तो उनका जवाब है वर्ल्ड वॉर 3। तो स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। बड़ी नाजुक दौर से दुनिया में जो स्थिति है वो चल रही है। और इसके चलते न सिर्फ यूरोप
बल्कि आप देखिए मिडिल ईस्ट में भी वॉर चल रहा है इजराइल का अपने आतंकवादी संगठनों से, और ईरान के साथ तनातनी चल रही है। आप पाकिस्तान में देखिए किस तरह से गृह युद्ध की स्थिति है, बलूचिस्तान है उनका ईरान के साथ संघर्ष चल रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ उनका संघर्ष पहले से था, हिंदुस्तान के साथ इंडिया के साथ संघर्ष चला। अभी भी इंडिया में आप देखिए प्रधानमंत्री से लेके जो सभी बड़े नेता है वो कहते हैं कि नहीं अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मॉक ड्रिल की गई है। तो पूरी जो स्थिति है ये काफ़ी तनावपूर्ण है, और यही स्थिति रहे तो एक तरफ लोग बड़े नेता बात करते हैं कि नहीं हम विकास की बात करते हैं, हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो अगर ये स्थिति रहेगी तो ग्रोथ कहाँ रहेगा। बिल्कुल देखिए अजीत जी, इस स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे में अमेरिका का स्टैंड किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध रुके, लेकिन वो चीज़ होती हुई नहीं दिख रही है। खुद उन्होंने यूक्रेन के साथ डील साइन की, उन्होंने कहा यूक्रेन को पहले तो कहा कि हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, दोनों देशों को मान जाना चाहिए, लेकिन फिर एक डील साइन होती है जिसमें यूक्रेन से मिनरल्स लिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम हमें मिनरल्स दो कि तो हम तुम्हें जो है हथियार देंगे। तो हथियार देने का मतलब ही है कि युद्ध रुकेगा नहीं। तो जब इस तरीके की बात अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है तो फिर बात ये शांति की आ कहाँ से रही है? आखिर जब खुद वो दो तरफा बातें कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ये युद्ध तो रुकने वाला नहीं है। देखिए अमेरिका बातें कुछ और करता है और उसका असली काम जो है कुछ और होता है। वो भले मुंह से बोलता है कि नहीं हम युद्ध रोकना चाहते हैं, हम रुक दे, लेकिन हकीकत में वो कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि युद्ध रहेगा तो फिर उसके हथियार बिकेंगे, और सबसे बड़ा हथियार का विक्रेता दुनिया में अमेरिका ही है। चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इसराइल हो। अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई सऊदी अरेबिया में, कतर में, और वहाँ पे उन्होंने सीरिया का जो नेता बना है आतंकवादी था पहले उससे मुलाकात की, और वहाँ पर 200 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने की उन्होंने डील साइन की। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि दुनिया में युद्ध समाप्त हो, क्योंकि इससे अमेरिका को इकोनॉमिक रूप से मतलब उसको तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं सर्व होता है। तो अगर युद्ध रहता है तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहते हैं, उसके हथियार बिकते हैं, उसको फ़ायदा होता है। और डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि वो राष्ट्रपति से ज़्यादा अमेरिका के सीईओ हैं। वो सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं कि प्रॉफिट अकाउंट किधर है, लॉस अकाउंट किधर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस चीज़ से हमें फ़ायदा है, किस चीज़ से नुकसान है। जो नुकसान है उसको ख़त्म करना है। आप देखिए ट्रेड बैलेंस जो है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड बैलेंस उनके पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने एक टैरिफ वार लाया। टैरिफ वार एक ऐसा जख्म है पूरी दुनिया में इस समय जो लगा कि आप जापान देखिए, जापान तीसरे से चौथे नंबर पे चला गया, क्योंकि उसका सामान महंगा हो गया, 3.5% से ज़्यादा वहाँ महंगाई आ गई। फ़ायदा इंडिया को हुआ, इंडिया ऊपर चला गया। अच्छा, इंडिया को कई फ़ायदे हो रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत जो है अब मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है सबसे बड़ा, जिसमें चीन को पीछे छोड़ दिया है, और चीन के लिए एक बड़ा चिंता का विषय, और शायद यही वजह है कि चीन की बौखलाहट और भी ज़्यादा अब सामने आती हुई दिख रही है। देखिए चीन के साथ दिक्कत ये है कि एक तो अमेरिका के साथ ट्रेड वार है उसका, और दूसरा उसका जो माल है उसकी विश्वसनीयता दुनिया में जो है कम हो रही है। आप देखिए अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सारे चाइनीज़ हथियार पाकिस्तान के पास थे, और चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे उनका अवाक सिस्टम हो, चाहे उनका एंटी मिसाइल सिस्टम HQ-9, सब भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उनके जो माल भेजता है, जो कह के कि नहीं हम सबसे सस्ता अच्छा दे रहे हैं, उनकी PL-15 मिसाइल आप देखिए कि पंजाब में गिर पड़ी, फटी ही नहीं जो है, और जिसको कि चीन सबसे एडवांस मिसाइल बताता था, और उसको जापान और अमेरिका वगैरह उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए भारत से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया। तो चीन की विश्वसनीयता घटना, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वार, उसके चलते चाइनीज़ माल महंगा हो रहा है। और इसीलिए इंडिया की जो उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अब कम हो गई है, इसीलिए दुनिया में सबसे पहला नंबर अब इंडिया का है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के हिसाब से। पूरी दुनिया में आप देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इंडिया आ रही हैं, क्योंकि वियतनाम वगैरह, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के आधार पर सस्ती कंट्री हैं, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 पर आ गया है।
और चूंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया है अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर, मलेशिया के ऊपर, फार ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया को इससे फ़ायदा हुआ क्योंकि इंडिया में सिर्फ 10% टैरिफ अभी लगाया है। बातचीत जारी है, अगर इंडिया के साथ बातचीत सही रहती है तो हो सकता है कि इंडिया को और फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो कुल मिला के भारत को आर्थिक मंच पर फायदा हो रहा है, लेकिन बात जब युद्ध की आती है तो ये सबके मन में एक डर सता रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अब देखिए, अगर रूस यूक्रेन की ही हम बात कर रहे थे तो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। पहले ही देखिए, कुछ दिन पहले बैठक हुई थी इस्तांबुल में, जो कि आज भी एक बैठक होने वाली है। पहले ही बैठक हुई, उसमें समझौता हुआ आपसी सहमति से 390 से अधिक कैदियों को रिहा भी किया गया, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रूस हो, दोनों तरफ से। लेकिन उसके बाद एक दूसरे के ऊपर हमला करना, एक दूसरे के ऊपर गोले दागना और वहाँ पर लोगों का मारा जाना, ये एक चिंता का विषय है। अब इसमें आपको क्या लगता है जी अमेरिका का क्या रुख सामने आएगा? भले ही ठीक है, आज रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत है, लेकिन अमेरिका क्या स्टैंड लेगा? देखिए, अमेरिका का बहुत साफ सा स्टैंड है, चूँकि उन्होंने खुद वादा किया है अपनी कैंपेनिंग में कि हम जो है युद्ध रोकेंगे, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा। ये कर कहाँ रहे हैं? नहीं तो इसीलिए तो बौखलाहट में उन्होंने बोला ना कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। लेकिन आज चूँकि तुर्की में, आज भी इस्तांबुल में अब से 3 घंटे बाद रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता है। अगर सफल रही तो हो सकता है सीज़ फायर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कल जिस तरह से यूक्रेन ने हमला किया रूस के मिलिट्री बेस पे और जितना नुकसान पहुंचाया है, 40 फाइटर जेट से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इतना बड़ा नुकसान है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि शांति वार्ता में कुछ बड़ा आउटकम आएगा। अभी शायद रूस क्योंकि बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो आज या कल 2-3 दिन तक तो हम देखेंगे कि रूस बहुत भयानक हमले करेगा। चूँकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी यूक्रेनियंस को चेताया है कि भाई आप अलर्ट रहिए, मॉक ड्रिल कीजिए। रूस की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है क्योंकि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है रूस को। रूस का बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तरफ से जो खबरें सामने आई हैं वो ये भी है कि यूक्रेन इसकी तैयारी करीब 1 साल से कर रहा था इस ब्लास्ट की। ये जो बड़ा ब्लास्ट, ये बड़ा धमाका किया गया। लेकिन साथ ही साथ खबरें ये भी सामने आई थी बीच में कि यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन के विमान को गिराने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद रूस की तरफ से एक बड़ा अटैक हुआ। उस पर अमेरिका ने सवाल भी उठाए थे, पूछा भी था कि जब आपने शांति वार्ता की, जब आपने बातचीत की, तो फिर ये हमला क्यों? तो इसमें स्टेटमेंट निकल कर यही सामने आया कि रूस ने कहा कि हमें पता चला कि माफ़ कीजिएगा, कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के विमान को गिराने की कोशिश की थी और यही वजह थी कि हमने हमला किया है। तो अब यूक्रेन की तरफ से इस तरीके के अटैक और अब वापस से शांति वार्ता, तो कुल मिलाकर शांति वार्ता होने के बाद भी क्या ये युद्ध रुकेगा, थमेगा, या फिर ऐसे ही गोले बारूद एक दूसरे के ऊपर दागे जाएंगे? देखिए, लगभग 2.5 साल समय जो है हो रहा है इस युद्ध का शुरू हुए, तो 2.5 साल में तो अभी तक नहीं रुका है। शांति वार्ता भी हो रही, पिछली बार भी हुई पिछले महीने, आज फिर से हो रही है। लेकिन युद्ध इतना तीव्र हो चुका है, कल जिस तरह से यूक्रेन ने नुकसान किया, और पुतिन का वो हेलीकॉप्टर था जिसमें वो जा रहे थे, हेलीकॉप्टर जो है उसने मार गिराने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये सब ऐसी बातें हैं जिससे रूस और गुस्सा हुआ है और पुतिन ने और बड़े हमले के आदेश दिए हैं। और आज आप देखिएगा कि कल सुबह तक हमें न्यूज़ मिलेगी कि यूक्रेन में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा हमला हुआ रूस का। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर शांति वार्ता स्थापित की जा सकती है। लेकिन अगर जो वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ दिनों में जैसा कि भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, भाई 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं और काफ़ी मतलब संघर्ष बहुत तीव्र हो गया था इंडिया पाकिस्तान में। हमने पहले तो ड्रोन से, स्कल्प मिसाइल से हमला किया, बाद में जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला शुरू हुआ, मिसाइल्स आने लगे, तो हमने ब्रह्मोस से हमला किया। 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई। दोनों न्यूक्लियर स्टेट कितनी बुरी तरह से तनाव में थे। जब उनमें सीज़ फायर हो सकता है तो रूस यूक्रेन तो कभी एक ही थे, 20-35 साल पहले तो एक ही कंट्री थे, सोवियत संघ। उसी में से रूस अलग हुआ, उसी में यूक्रेन। अब इतने लंबे समय से दोनों के बीच में शांति वार्ता होने के बावजूद भी शांति स्थापित नहीं हो पाई है, तो देखना यही होगा कि जब ये वार्ता होगी तो क्या इसके बाद कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्या सीज़ फायर होता है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।